हेलो फ्रेंड्स, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राहुल चौधरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृषि रसायन। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। सबसे पहले एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में हम बात करेंगे मृदा की। सोइल, मृदा, सोइल लैटिन भाषा के शब्द सोलम, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फर्श या फ्लोर। बात करें हम मृदा की परिभाषा की, मृदा किसे कहेंगे? तो मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ व सूक्ष्म जीवों से बनती है। मृदा एक परिवर्तनशील प्राकृतिक पिंड है जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज पदार्थ और सूक्ष्म जीवों से बनती है। इसके बाद हम देखें, मृदा पौधों को आधार प्रदान करती है। मृदा पौधों को आधार प्रदान करती है, या हम कह सकते हैं भूमि की या पृथ्वी की ऊपरी 0 से 15 सेंटीमीटर की परत मृदा कहलाती है। हम कह सकते हैं या पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा या ऊपरी परत जो लगभग उसी 0 से 15 सेंटीमीटर, वो क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। इसके बाद बात करते हैं मृदा विज्ञान। मृदा विज्ञान, सोइल साइंस। सबसे पहले बात करें मृदा का अध्ययन करना। मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। बात करें मृदा विज्ञान के जनक। मृदा विज्ञान के जनक, मृदा विज्ञान के जनक हैं वी डोकुचेव। मृदा विज्ञान के जनक माने जाते हैं वी डोकुचेव। अगर बात करें मृदा रसायन की, मृदा रसायन के जनक जस्टिस वॉन लिविंग। मृदा रसायन के जनक है जस्टिस वॉन लिविंग। बात करें हम मृदा जांच, सोइल टेस्टिंग, मृदा जांच के जनक, तो मृदा जांच के जनक माने जाते हैं एमएल टंग। मृदा जांच के जनक है एमएल टंग। मृदा विज्ञान कहेंगे मृदा का अध्ययन, जनक है वी डोकुचेव। मृदा रसायन की बात करते हैं तो मृदा रसायन के जनक है जस्टिस वॉन लिविंग और मृदा जांच के जनक है एमएल टंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा का अध्ययन 2 तरीकों से किया जाता है। यदि मृदा का अध्ययन यदि मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण एवं वितरण के आधार पर किया जाए। मृदा का अध्ययन यदि उसकी उत्पत्ति, वर्गीकरण और वितरण के आधार पर किया जाता है तो उसे कहेंगे पेडोलॉजी। मृदा का अध्ययन उसकी उत्पत्ति, वर्गीकरण, वितरण के आधार पर करना कहलाएगा पेडोलॉजी। और यदि मृदा का अध्ययन
पौधों के संबंध के आधार पर करते हैं। मृदा का अध्ययन किया जाता है यदि पौधों के संबंध के आधार पर, तो उसे कहेंगे इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी। बात करते हैं पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, दोनों ग्रीक भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द हैं? ग्रीक भाषा के। ग्रीक भाषा के शब्द पेडोन, ग्रीक भाषा के शब्द पेडोन से लिया गया है पेडोलॉजी, और ग्रीक भाषा के शब्द इडेफोस से लिया गया है इडेफोलॉजी। पेडोन का शाब्दिक अर्थ है मृदा का या मिट्टी का ढेला, जिसे हम डेकर कहते हैं, मिट्टी का ढेला। पेडोन का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी का ढेला, या हम कहें मृदा की उत्पत्ति, वर्गीकरण, वितरण के आधार पर अध्ययन करना पेडोलॉजी। पेडोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है पेडोन, और पेडोन का अर्थ होता है मिट्टी का ढेला। सेकंड शब्द की बात करते हैं इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी कहेंगे मृदा का अध्ययन पौधों के संबंध के आधार पर करना। क्या कहलाएगा? इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी ग्रीक भाषा के शब्द इडेफोस से लिया गया है, और इडेफोस का अर्थ है धरातल, या हम कह सकते हैं पौधों को उगाने के लिए दिया जाने वाला आधार। इडेफोस कहेंगे धरातल। फिर बात करते हैं पेडोलॉजी शब्द दिया। पेडोलॉजी शब्द दिया था वी डोकुजे। पेडोलॉजी शब्द वी डोकुजे ने दिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा से संबंधित संस्थान या सोइल रसायन या मृदा रसायन से संबंधित संस्थान कौन सा है? फर्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट इंस्टीट्यूट है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। ये स्थित है भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की बात करते हैं CSSRI, सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, और ये स्थित है करनाल, हरियाणा में। दो इंस्टीट्यूट की बात की, IISS और दूसरा है CSSRI। थर्ड इंस्टीट्यूट की बात करते हैं NBSS एंड LUP, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, स्थित है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। फोर्थ इंस्टीट्यूट की हम बात करते हैं CSWCRTI, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।
ये स्थित है देहरादून, यूके। हमने बात की मृदा से संबंधित संस्थानों की। एक शब्द आता है पोषक तत्वों की धनी, या जिसमें पोषक तत्व निवास करते हैं। शब्द दिया था व्हिटनी ने 1862 में। व्हिटनी नामक वैज्ञानिक ने मृदा को पोषक तत्वों की धनी कहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब बात करते हैं मृदा का संगठन। सबसे पहले मृदा प्रणाली की अवस्थाएं। मृदा प्रणाली की 3 अवस्थाएं होती है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अगर हम बात करते हैं मृदा में पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री या कुछ भी कहें हम, पौधों के लिए कोई भी चीज उपलब्ध कराने की क्षमता पाई जाती है सिर्फ ठोस और द्रव रूप में। या हम कह सकते हैं मृदा को खाद उर्वरक या कोई भी पोषण या पोषक तत्व उपलब्ध कराएगी तो होगी ठोस व द्रव अवस्था। फिर बात करते हैं संगठन की। मृदा के संगठन में 2 रूप होते हैं, ठोस और गैस, या हम कह सकते हैं रंध्रावकाश। या हम कहेंगे मृदा में 2 अवस्थाएं पाई जाती, ठोस अवस्था और गैस अवस्था। यह अपने को दिखाई देती है, रंध्रावकाश दिखाई देते हैं और ठोस रूप दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं ठोस की। ठोस रूप में मृदा में कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ, ठोस रूप में मृदा में पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। ऐसे ही बात करें रंध्रावकाशों की, तो रंध्रावकाशों में उपस्थित होती है जल और वायु। ये अपन कहेंगे रंध्रावकाशों में उपस्थित जल और वायु। कार्बनिक पदार्थों की बात करें, अगर मृदा को हम कुल 100% मानते हैं तो उसमें से लगभग 5% पाए जाते हैं कार्बनिक पदार्थ और 45% पाए जाते हैं खनिज पदार्थ। अगर मृदा जल की बात करते हैं तो मृदा जल पाया जाता है 25% और मृदा वायु पाई जाती है 25% अगर हम बात करते हैं कुल मृदा में से ठोस पदार्थ होता है तो ठोस पदार्थ होता है 50%। और बात करते हैं अपन रंध्रावकाशों की या गैस और जल की या द्रव की, तो इसमें रंध्रावकाश पाया जाता है 50%, जिसमें क्या पाया जाता है जल और वायु, जिसे हम कहेंगे मृदा जल और मृदा वायु। अगर हम बात करें कुल मृदा की, तो कुल मृदा के 2 हिस्से किए जाते हैं, ठोस वाला हिस्सा, ठोस भाग और रंध्रावकाश। अगर हम रंध्रावकाश की बात करते हैं तो रंध्रावकाश में 2 चीज पाई जाती है, मृदा जल और मृदा वायु। लगभग हिस्से में 25% हिस्से में पाया जाता है मृदा जल और 25% हिस्से में पाया जाता है मृदा वायु। और रिमेनिंग जो बचता है 50% उसमें पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ और खनिज पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है 5% और रिमेनिंग जो बचता है 45% उसमें पाया जाता है खनिज पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं खनिज पदार्थ। हमने देखा कुल मृदा का लगभग 45% पाया जाता है खनिज पदार्थ। अगर बात करते हैं कुल ठोस पदार्थ का या कुल ठोस भाग का, खनिज पदार्थ
लगभग 90% होता है। कुल मृदा की बात करते हैं तो 45%, और ठोस पदार्थ की बात करते हैं तो लगभग 90% पाया जाता है खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में क्रिस्टलाइड व कोलाइड होते हैं, क्रिस्टलाइड व कोलाइड होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम कार्बनिक पदार्थ की। कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कुल मृदा का लगभग 5% तथा कुल ठोस भाग का 10% हिस्सा किसका होता है? कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थों की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ जीवित सूक्ष्म जीव तथा सड़े गले जीवांश पदार्थों, सूक्ष्म जीव व सड़े गले जीवांश पदार्थों से बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मृदा जल। हमने देखा था खनिज पदार्थ लगभग कितने परसेंट हिस्से में है? 45% हिस्से में, और कार्बनिक पदार्थ है 5%। दोनों का मिलाकर होता है कुछ 50%। अगर मृदा जल और मृदा वायु की बात करते हैं तो ये भी 25% मिलाकर कितने होते हैं? 50%। ये 50% भाग कहलाता है रंध्रावकाश और ये कहलाता है ठोस भाग, और इनका माने तो 100% मृदा। ठीक है, बात करते हैं मृदा जल की। अगर इनके अनुपात की बात करते हैं, मृदा में जल व वायु का अनुपात होता है। पूछा जाए मृदा में जल व वायु का अनुपात होता है तो लगभग 50:50। जल पाया जाता है 50 और वायु पाई जाती है 50। बात करते हैं मृदा जल की, तो मृदा में जल 3 प्रकार का होता है। मृदा में जल 3 प्रकार का। पहले बात करते हैं हम आर्द्रता ग्राही जल, आर्द्रता ग्राही जल। सेकंड बात करते हैं हम केशिका जल, और तीसरा है गुरुत्वीय जल। हमें यहाँ इतना ही ध्यान रखना है कि पौधों के लिए आवश्यक जल कौन सा है? केशिका जल, या पौधों को प्राप्त होने वाला कौन सा है? केशिका जल। आर्द्रताग्राही जल और गुरुत्वीय जल दोनों ही पौधों को प्राप्त नहीं होते हैं। आर्द्रताग्राही जल किसे कहेंगे? भूमि के ऊपरी कणों पर वातावरण की आर्द्रता द्वारा अधिशोषित जल क्या कहलाएगा? आर्द्रताग्राही जल। या हम कहेंगे वातावरण की आर्द्रता से मृदा कणों द्वारा अधिशोषित जल कहलाता है आर्द्रताग्राही जल। गुरुत्वीय जल की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के बल की तरफ मृदा में गहराई पर, अधिक गहराई पर चले जाने वाला जल क्या कहलाता है? गुरुत्वीय जल, जो अधिक गहराई के कारण पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा वायु। हमने देखा था 25% हिस्सा मृदा वायु का था। मृदा वायु की बात करते हैं या मृदा वायु के संगठन को देखते हैं। वायु का संगठन, सबसे पहले बात करते हैं मृदा में वायु का संगठन, और दूसरी तरफ देखते हैं वातावरण में। वातावरण में वायु का संगठन। सबसे पहले बात करते हैं मृदा में और वातावरण में पाई जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में गैस नाइट्रोजन। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन, जिसका सिंबल रहेगा N2। वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 79%। हम बात करते हैं मृदा की, तो मृदा में ये नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78.2%, या कह सकते हैं लगभग वातावरण में और मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा समान होती है। उसके बाद दूसरी गैस की बात करते हैं तो दूसरी है ऑक्सीजन।
O2। वातावरण में सभी को पता है ऑक्सीजन की मात्रा है 20.9 या लगभग 21%। अगर बात करते हैं मर्दा में, तो मर्दा में ऑक्सीजन की मात्रा है 20.6%। तीसरी गैस की बात करते हैं वातावरण में, तो तीसरी गैस है ऑर्गन। तीसरी कौन सी है? ऑर्गन। ऑर्गन पाई जाती है 0.93% या लगभग 1% से कम। तीसरी बात करते हैं इसी में ऑर्गन। मर्दा में ऑर्गन गैस एब्सेंट होती है या नहीं पाई जाती। फोर्थ गैस की बात करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बात करते हैं वातावरण में CO2 की मात्रा, तो CO2 पाया जाता है 0.033%, 0.033 या परसेंट पूछा गया था पिछली बार 300 ppm का परसेंट था। वातावरण में CO2 की मात्रा पाई जाती है 300%, 200%, 100% या कुछ और था, तो उसमें था 300 ppm। उसके बाद बात करें CO2 की, तो वातावरण से लगभग 10 गुना अधिक, वातावरण से लगभग 10 गुना अधिक CO2 पाई जाती है कहाँ? मर्दा में। मर्दा में CO2 की मात्रा होती है 0.25% या 0.25%, जो वातावरण से लगभग 10 गुना अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पृष्ठ मर्दा और अवमर्दा। पृष्ठ मर्दा किसे कहेंगे? मर्दा की ऊपरी परत लगभग 0 से 15 सेंटीमीटर, जो क्या होती है? उपजाऊ, या कह सकते हैं हम ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है और लगभग 0 से 15 सेंटीमीटर गहराई तक होती है, उसे कहेंगे पृष्ठ मर्दा। नेक्स्ट बात करते हैं अवमर्दा। पृष्ठ मर्दा के नीचे, पृष्ठ मर्दा के नीचे चट्टानों तक का भाग अवमर्दा कहलाता है।